बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किए थे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका मैं आपको आइडिया पहले बता दूं। एवोगैड्रोस ने कहा था कि अगर आपके पास दो कंटेनर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल। उसने कहा अगर किसी आपके पास दो कंटेनर है, उनका इक्वल वॉल्यूम है, एक गैस ये है, एक गैस ये है, दोनों का वॉल्यूम क्या है 10, लेट्स सपोज सीएम क्यूब है या डीएम क्यूब है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे, तो इसके अंदर भी उतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, उसमें भी इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल। आइडियल गैसेस के लिए बात की थी। तो उसने कहा था कि इट्स मीन के दोनों के नंबर ऑफ मालिक्यूल रिमेन सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस कैन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। यानी कि इक्वल वॉल्यूम दोनों के होंगे तो इक्वल नंबर ऑफ इनके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल भी उनके इक्वल होंगे, सब कुछ उनका सेम होगा। अब यही बात हमने प्रूव करनी है केएमटी से। इनकी डेरिवेशन करेंगे कि केएमटी इस बारे में क्या कहती है। क्या केएमटी भी इस बात को साबित कर पाएगी कि एवोगैड्रोस लॉ जो है प्रूव कर। केएमटी कहती है आपके पास, लेट्स सपोज करें, कहते हैं दो गैसेस है। सपोज करें आपके पास टू गैसेस है, गैस वन एंड गैस टू। लेट्स सपोज मैं इसको समझा देता हूँ। ये गैस वन है और ये गैस टू, ठीक है। ये गैस वन के लिए और ये क्या है गैस टू। अब इसके अंदर डेफिनेटली आइटम्स अवेलेबल हैं, इसके भी आइटम उसी तरह अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम क्या है सेम। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है। इट्स मीन के इसका प्रेशर भी लेट्स सपोज 1 एटीएम है, तो इसका भी क्या होगा 1 एटीएम होगा। वॉल्यूम इसका भी 10 है, तो लेट्स सपोज इसका भी 10 होगा। यानी जो भी होगा अंडरस्टूड है कि दोनों का ये कांस्टेंट होगा, यानी ये पैरामीटर क्या हो गया कांस्टेंट। अब इसका क्या होगा मॉलिक्यूल है ना, इसका कुछ मैस भी होगा, तो इसको m1 कह देंगे क्योंकि a1 है, तो इसको इसकी कुछ स्पीड भी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है इसको c1 कह देंगे, ठीक है। जो मेन स्केयर इसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है। इसके अलावा इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल, नंबर ऑफ मोल जो होंगे n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है ना, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल n2 हो जाएंगे, इसके मैस को m2 कह देंगे, इसकी वेलोसिटी को हम c2 स्क्वायर कह देंगे। ये 2 से बड़ा ये 2 नंबर गया था ना, इसको आइडेंटिफिकेशन कह देंगे, ठीक है। तो ये इसके हमने ओवरऑल ही बात कर ली। वी नो दैट we know that we know that kinetic gas equation kinetic gas equation kinetic gas equation क्या थी बेटा, आप सबको पता है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर, यही थी ना बेटा। अब इन दो गैसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर गैस वन, फॉर गैस वन क्या है ये, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वेयर। ओके, इसी तरह फॉर गैस टू, बेटा ये गौर से डेरिवेशन देखनी है आप लोगों ने ताकि आपको समझ आ जाए। PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वेयर, इसके ऊपर उसी तरह रहेगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कहता कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये जो वैसे ही कॉमन, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास कंपैरिजन करना है 1/3 M1 N1 C1 स्क्वेयर, इसी तरफ
1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। ओके बच्चों, जो इसमें कॉमन है, जो कट सकती हैं वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। रिजल्टन हमारे पास क्या आंसर आ गया, m1 n1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा जो डिस्कशन करते हैं, देखिए यहाँ तक बात हमने समझ ली। ये कंटेनर्स के अंदर जो थे, इनका वॉल्यूम सेम है, ये गैस 1 है, ये गैस 2। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, डेफिनेटली सेम होगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम होगी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी से मुराद क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहेंगे ना, इधर से उधर, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी रिमेन सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक, ये गैस 1, इसकी काइनेटिक एनर्जी को Ke1 कह देते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम 2 कह देते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गैस 1 के लिए ये बराबर हो जाएगी काइनेटिक गैस 2। दोनों वो गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ m v। इसके यहाँ पे v नहीं लेंगे, बस c लेंगे, केमिस्ट्री है यहाँ पे। और गैस 1 के लिए तो ये A1 लगा देंगे, इसके लिए लगाएंगे तो 2 के लिए m2 c2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर, बट केमिस्ट्री में हम v नहीं लेते, c लेते हैं। ठीक है, ओके, ये 1 2 उसकी गैस 1 के लिए और गैस 2 के लिए। ओके बेटा, इसमें देखें कुछ कॉमन है जो कट सकता है, तो हम काट लेते हैं, ये कट जाता है, तो पीछे क्या बच जाता है, आपके पास इक्वेशन ये बच जाती है, m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कहता है डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 4 के साथ। 3 कौन सी थी बेटा, ये वाली m1 n1 c1, ये इक्वेशन 3 थी, हमने इसको डिवाइड कर देना इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 क्या थी, m1 n1 c1 स्क्वायर m2 n2 c2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 जो थी। और इक्वेशन 4 क्या है, ये वाली, इसके साथ इसको डिवाइड करना है, m1 c1 स्क्वायर और m2 c2 स्क्वायर। अब बेटा जो चीज़ें कट सकती है आप उसे काट दें, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पीछे क्या बच गया, n1 इज इक्वल टू द n2। और यही तो प्रूव करना है, हैंस प्रूव दैट कि जो है ना, एवोगैड्रोस ने भी यही कहा था कि दोनों गैसेस के जो कंटेनर हैं उनमें नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो यहाँ पे भी साबित हो गया उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम ही है, n1 और n2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम है। ठीक है, ये थी हमारे पास जो इक्वेशन थी, वो कौन सी थी, जो एवोगैड्रोस लॉ को साबित करना था KMT से, तो वो साबित हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो लॉ है, ये लॉ हमने नहीं पढ़ा क्योंकि आपके वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका जो है ना बैकग्राउंड आइडिया वगैरह बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, मसला बाद में ना बने। ग्राहम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ग्राहम्स ने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the density at
कांस्टेंट, ये ज़रा मैं बेटा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अभी शुरू नहीं की। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? ये कंटेनर है ना, इसके अंदर गैस के मालिक्यूल पड़े हुए हैं। अगर आप इसमें छोटा सा सुराख कर दें तो गैस के मालिक्यूल, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो गैस के मालिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन जो है, इफ्यूजन भी एक अनदर प्रोसेस है, वो भी सेम इसी तरह होता है। ठीक है, कहता है गैस के मालिक्यूल इस कंटेनर से बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? बिकॉज यहाँ प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर लो। हमें पता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। मिसाल के तौर पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है बिकॉज वहाँ पे कंसनट्रेशन या प्रेशर ज़्यादा, तो यहाँ पे लो होता है। ओके, कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी। कहता है कि अगर मालिक्यूल का साइज जितना बढ़ता जाएगा तो क्या होती जाएगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्स होता जाएगा। ठीक है, किसके इनवर्स है? डेंसिटी के। भाई देखो, छोटे साइज का मालिक्यूल है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा एज कम्पेयर टू बड़े मालिक्यूल के। जितना मालिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या हो जाएगा? मैस बढ़ जाएगा। उसका मैस बढ़ेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? ज़्यादा एनर्जी से उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ये आसानी के साथ एक ये मार्कर पड़ा हुआ। अब इसका क्या है? उठाना किसको आसान है? ये इजी मार्कर है कि इसका मैस कम है और इसका मैस ज़्यादा है, इसको उठाना मुश्किल है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कहता है कि जितना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होती है? कम होगी। अब हमने इस लॉ से ये साबित करना है कि इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। क्या ये इस लॉ को KMT इसको साबित करेगी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इस तरह है। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है बेटा? आप सबको पता है, अब आपको पता चल गया होगा वो क्या है। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। ये ओके, ये है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। अगर 1 मोल के लिए करें तो क्या हो जाएगा? फॉर 1 मोल ये n जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल हुई नो दैट इसके बराबर होता है, एवोगैड्रो के बराबर होता है। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। तो वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगी? PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं पहले से ही, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। वी नो दैट MNA ये हमेशा मोलर मैस के बराबर होता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये जो है ये किसके बराबर है? कैपिटल M के बराबर है कि मैं गिवन मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू द मोलर मैस के बराबर होता है। ठीक है, ये मोल के फॉर्मूले से आपको पहले बताया हुआ। PV इज इक्वल टू द इक्वेशन 3 को 2 को इस तरह लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल MC स्क्वायर। अब इसको बेटा हमने इस तरह लिख लिए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा? इक्वेशन नंबर 3। अगर इसको हम रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से मुराद ये है, इस वॉल्यूम को अगर हम उठा के इस तरफ ले आए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको रीअरेंज करें तो बेटा ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/3 mC स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ आ जाएगा? वॉल्यूम इधर आ गया, मैंने सेपरेट कलर के साथ लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ओके बेटा, अब जरा गौर से देखना, डेंसिटी किसके बराबर? वी नो दैट, हम जानते हैं डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एज, हम क्या लिख सकते हैं?
हम बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। P इज इक्वल टू द 1/3 डी सी स्क्वेयर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप सी स्क्वेयर बार, अगर आप बेटा सी को इस तरफ ले आए, बेटा सी को बाहर ले आओ तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस सी को बाहर ले आए, इस तरफ ले आए, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। सी स्क्वेयर बार, ठीक है, ये जहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3p, यानी जो यहाँ पे है वो इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। 1, ठीक है, हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या हो जाएगी 3p/d। आई होप सो आप लोगों को समझ नहीं है कि यह क्या हुआ है, बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो आप लोगों ने बाद में पूछना है कि सर ये क्या किया, ये कि ज़रा पॉइंट क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज करें ये जो आपके पास लिखी है p इज इक्वल टू 1/3 डी स्क्वेयर बार, ठीक है। हम इसको अगर इसको इस तरफ लेकर आओगे या इसको उठा के ना इस वाली इक्वेशन को पूरी को आप इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, या इसको बाहर ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, सी स्क्वेयर बार p इस तरफ आएगा तो क्या होगा, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ डिवाइड होगा, वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो चेंज कर देगा इसकी फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3p/d, ये इस तरह हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली जब ये इस तरफ आता है ना तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं। मैथमेटिक्स के रूल्स आप लोग इसको बेहतर जानते होंगे, आसान सा काम। ओके बच्चों, जब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, बेसिकली इसको बाहर लेकर आने का मकसद क्या था, इसको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। टेक अंडर रूट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5, टेक अ अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स पे क्या लेने बेटा अंडर रूट लेने। अब नेक्स्ट साइड पे चले जाते हैं, दोनों साइड्स पे इसका क्या लेने अंडर रूट लेने, देन हमें बात समझ में आएगी क्या करना है। क्या अंडर रूट किसका लेना था, सी स्क्वेयर बार एंड 3p/d का। अब यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिए, इसका स्क्वायर कैसे कट गया, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या रह गया c, और क्या हो जाएगा 3p/d। कहता है c क्या है, c वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कह लें तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है ना। तो स्पीड को हम r से भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको c के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और r के साथ भी। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि जितनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी ना। ये देखो ये कंटेनर है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल है, जितनी इस मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी इसकी सी स्पीड ज़्यादा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 5 आ गई, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी की जगह पे r लिख देंगे, r 3p/d, ठीक है, अंडर रूट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैथ के रूल के मुताबिक इसको लहदा भी कर सकते हैं, 3p, ठीक है, 3p मल्टीप्लाई 1/d। ग्राहम्स लॉ में मैंने पहले कहा था, वी नो दैट प्रेशर क्या है, प्रेशर उसमें कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1, तो कांस्टेंट को 1 कर लें, ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, r इज इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/d। जी आपके पास इस फॉर्म में आ गई। अब बेटा अगर आप इसको सिंपल करके इस तरह लिख लें तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू द 1/d, बेशक आप इसको 1/d इसी तरह लिख लें, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू द, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन,
ठीक है। हैंस ग्राहम्स लॉ प्रूव दैट। ये ग्राहम्स लॉ ने भी यही कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/d, इस तरह भी कर सकते हो, इसका मतलब कोई एक ही बात है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये हमारा लॉ था जिसको हमने प्रूव करना था। अब ये ऑलमोस्ट सारे लॉस प्रूव हो गए, ख़त्म हो गए, डेरिवेशंस वगैरह ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो डेरिवेशंस करें जो है ना प्लाज्मा पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मंडे वाले दिन। बेटा जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको बेटा साथ साथ तैयार करते जाइएगा। मुझे असाइनमेंट आप लोग सेंड नहीं करते तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास बनता जा रहा है। बाद में छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से पूछूंगा किसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके मामला वो खुद ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।